चलिए आज हम लोग बात करेंगे न्याय दर्शन के ऊपर, है ना। हमारा लगभग आधा सिलेबस हो गया है भारतीय दर्शन का और आज हम लोग पहुंच चुके हैं न्याय दर्शन पे। तो आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, अगला टॉपिक न्याय दर्शन लिखा हुआ है। तो उसमें 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, एक लिखा हुआ है प्रमा, एक लिखा हुआ है अप्रमा और असत्कार्यवाद। तो प्रमा आप पहले से जानते हैं, प्रमा का उल्टा अप्रमा और असत्कार्यवाद किसका उल्टा है? सत्कार्यवाद का। यानी कि न्याय दर्शन आप पहले से पढ़ चुके होंगे। तो अभी तक आपको अगर नहीं कॉन्फिडेंस आया होगा फिलॉसफी में, तो आप ये समझिए कि देखिए आपको असत्कार्यवाद सुनते ही चीज़ें समझ में आई, है ना। तो इसका मतलब अगर ये आया हुआ याद हुआ होगा, थोड़ा सा भी याद आया होगा, तो इसका मतलब आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे ही अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है। हम जब पढ़ते रहते हैं तो हमको ये एहसास नहीं होता है कि हमारा कितना पढ़ाई हो चुका होता है। और जब हमको ये एहसास नहीं होता है कि कितना पढ़ चुके हैं, तब हम जाकर हम लो कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं कि मुझको तो याद ही नहीं आ रहा है, मैं भूल रहा हूँ ऐसे। लेकिन जब आप पढ़ते रहेंगे ना, आप चीज़ों को जब एग्ज़ाम में देखेंगे तो वो याद आ जाएगा। इसी भरोसे में होकर आप जाइएगा जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे दिमाग में आपको हमको फैक्ट रखना पड़ता है। और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ये सबके साथ होता है, ये मान के हमेशा आपको चलना है। और इसी पे विजय अगर पा लिए तो फिर आगे आप जीत आपकी होगी। तो हमको अगर ये समझ में आया होगा, याद होगा, तो ये पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूँ ताकि एक आपको मटेरियल मिल जाए कि क्या लिखना है ना। तो बहुत सरल है। एक बार पूछा है प्रमा क्या है, अप्रमा क्या है, तो 2 लाइन में पूछेगा, प्रमा को 2 नंबर में, अप्रमा को 2 नंबर पे, या फिर 4 नंबर पे। क्लियर है? असत्कारवाद को भी 4 नंबर पे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 नंबर पे, उससे ज़्यादा का नहीं है ये, है ना। क्योंकि इसके बारे में बहुत सारा और भी लिख सकते हैं ज्ञान मीमांसा सिद्धांत से। तो चलो शुरुआत करते हैं, ठीक। तो शुरुआत सबसे पहले करेंगे न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन? गौतम। ये गौतम बुद्ध नहीं है ना, ये गौतम मुनि है, ठीक है। न्याय दर्शन, इसी से वैशेषिक दर्शन भी जुड़ा हुआ है। कई बार न्याय वैशेषिक करके दे देता है ना, तो आपको डाउट नहीं आना, न्याय वैशेषिक न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन का में दिया है प्रमा, अप्रमा और असत्कार्यवाद। तो इसमें तीनों में केवल और केवल क्या दिया है? इसका ज्ञान मीमांसा सिद्धांत। देखिए उसको हम लोग ज्ञान मीमांसा सिद्धांत बोल सकते हैं। कारांतर सिद्धांत को हम लोग, या असत्कार्यवाद को हम लोग तत्व मीमांसा सिद्धांत भी बोल सकते हैं, क्योंकि कैसे बना उसके बारे में बात करेंगे, है ना। कैसे जगत का निर्माण हो उसके बारे में बात करता है, इसलिए तत्व मीमांसी हो जाएगा असत्कार्यवाद। और प्रमा अप्रमेय इसका ज्ञान मीमांसा सिद्धांत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे जब पूछेगा कि न्याय दर्शन के प्रमा को समझाइए? 2 नंबर में आएगा तो डायरेक्टली लिखना है। थोड़ा बड़े नंबर में आएगा तो कैसे बढ़ाएंगे उसको, कि न्याय दर्शन एक कैसा दर्शन है, पहले बता चुके हम लोग कैसा दर्शन है। न्याय वैसे ये षड दर्शन में आता है ना। तो ये आस्तिक दर्शन है, वेदों के ऊपर विश्वास करता है। क्या ये ईश्वर के ऊपर भी विश्वास करता है? हाँ, तो ये ईश्वरवादी दर्शन है, ईश्वर के ऊपर भी विश्वास करता है। और न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? गौतम मुनि है। उसके बाद लिखेंगे कि न्याय दर्शन का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है प्रमा। प्रमा ज्ञान मीमांसा सिद्धांत के अंतर्गत प्रमा भी आता है। ज्ञान मीमांसा सिद्धांत वह सिद्धांत होता है जिसके अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान के तत्व, ज्ञान की सीमा, ज्ञान की प्रामाणिकता, ज्ञाता के संबंध आदि चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। प्रमा क्या है? न्याय दर्शन में प्रमा में के लिए लिखा गया है यथार्थ अनुभव प्रमा। यथार्थ अनुभव प्रमा, एक साथ संधि होकर लिखा है यथार्थानुभव प्रमा, यानी यथार्थ अनुभव ही क्या है? प्रमा है। यथार्थ मतलब सही, यथा अर्थ, यथा अर्थ मतलब जैसा अर्थ, जैसा अर्थ मतलब जो जैसा है उसको उसी रूप में समझना, उसी को यथार्थ ज्ञान बोलते हैं, वास्तविक ज्ञान बोलते हैं, वैध ज्ञान बोलते हैं। वैध मतलब लीगल, है ना। वैध ज्ञान, सही ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, असंदिग्ध ज्ञान, जितने भी सारी चीजें हम लोग बोलते हैं वो क्या है? उसी को प्रमा बोलते हैं। यानी यथार्थ अनुभव से प्राप्त ज्ञान को ही क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? प्रमा बोला गया है। सीधा एक लाइन में प्रमा क्या है पूछेगा, एक लाइन में क्या लिखेंगे? प्रमा। न्याय दर्शन में प्रमा उसको कहा यथार्थ अनुभव प्रमा, यानी यथार्थ अनुभव को ही क्या कहा गया है? सही ज्ञान को ही क्या कहा गया है? प्रमा कहा गया है न्याय दर्शन में। प्रमा कितने प्रकार के होते हैं कभी पूछेगा तो 4 प्रकार के प्रमा होते हैं जी। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अनुमिति, एक होता है उपमिति, और एक होता है शाब्द ज्ञान। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द ज्ञान। ये कितने प्रकार के प्रमाणों को मारेगा बोलेगा तो 4 प्रकार के प्रमाणों को मानता है न्याय दर्शन, है ना। तो कौन कौन से 4 प्रमाण? प्रत्यक्ष को मानता है, अनुमान को मानता है, उपमान को मानता है, शाब्द या शब्द को मानता है। ठीक है,
इतना ही पढ़े थे ना हम लोग। 6 प्रकार में ये 4 प्रकार को मानता है, 2 प्रकार को नहीं मानता, अर्थापत्ति और उपलब्धि इसको नहीं मानता है, केवल 4 प्रमाणों को मानता है ज्ञान का स्रोत के रूप में। ठीक है, चरवाक किसको मानता था? एक प्रत्यक्ष बस को मानता था। न्याय किसको मार रहा है? ये चारों को मार रहा है। ठीक है, कौन कौन सा? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो प्रत्यक्ष ज्ञान से जो हमको प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष ही बोलेंगे। अनुमान से जो प्राप्त होगा ज्ञान उसको क्या बोलेंगे? उपमिति बोलेंगे। उपमान से जो प्राप्त होगा उसको उपमिति बोलेंगे। और शब्द से जो प्राप्त होगा शब्द ज्ञान बोलेंगे। याद करने की आवश्यकता नहीं है, 4 प्रमाण याद है तो वो भी याद हो गया। प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष, अनुमान का अनुमिति, उपमान का उपमिति और शब्द का शब्द ज्ञान। प्रमाण क्या होता है? प्रमाण मतलब यथार्थ ज्ञान का साधन। तो प्रमा को जो जानने का साधन है उसको प्रमाण बोलेंगे। तो प्रमा क्या होगा? सही ज्ञान हो गया। यानी प्रमा ज्ञान है, उसको पाने का साधन प्रमाण है। क्लियर है ना? तो प्रमा का मतलब ज्ञान ही है, सही ज्ञान उसी को है। तो सिंपल चीज है। तो जितने प्रकार के हमको ये साधन है, इन साधनों से जो जो ज्ञान प्राप्त होगा उसको हम लोग बांट दिए 4 प्रकार से। प्रत्यक्ष प्रमाण से जो प्राप्त होगा उस प्रमा को प्रत्यक्ष प्रमा बोलेंगे। अनुमान प्रमाण से जो प्रमा ज्ञात होगा उसको अनुमिति प्रमा बोलेंगे। उपमान प्रमाण वाले को उपमिति प्रमा बोलेंगे और शब्द वाले को शब्द ज्ञान प्रमा बोलेंगे। क्लियर है? इसी को वैध ज्ञान भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वैध ज्ञान भी बोलते हैं। और एक चीज और याद रखना, न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष को प्रमा और प्रमाण दोनों माना गया है। देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण भी है और यहाँ पर प्रमा भी माना गया है। प्रत्यक्ष से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसको भी प्रत्यक्ष ही बोला गया है। क्लियर है? तो ये छोटा सा प्रमा 2 नंबर में पूछेगा आपको, 4 नंबर में पूछेगा तो इसको बढ़ा के आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अप्रमा क्या होता है थोड़ा देखते हैं। अब जैसे प्रमा हुआ, प्रमा मतलब वास्तविक ज्ञान, सही ज्ञान। तो ये अप्रमा मतलब गलत ज्ञान है ना, बस अपोजिट है। पूरा चीज इसको उल्टा भी लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन दूसरा हम लोग जानते हैं। अयथार्थ ज्ञान, अवैध ज्ञान और संदिग्ध ज्ञान। संदिग्ध मतलब डाउटफुल नॉलेज, और अवैध ज्ञान इलीगल ज्ञान, और अयथार्थ जो अनरियल है ना, इसी को हम लोग अप्रमा बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? अयथार्थ अनुभव प्रमा। जो अयथार्थ अनुभव प्रमा है उसी को अप्रमा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा? अयथार्थ और अप्रमा हो जाएगा, बस यही सेम चीज। तो अयथार्थ ज्ञान, अवैध ज्ञान, असंदिग्ध ज्ञान, सॉरी संदिग्ध ज्ञान, इसी को क्या बोलेंगे? अप्रमा बोलेंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। अप्रमा भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार ये ज्ञान जो है प्रमा जो कितने प्रकार का था? 4 प्रकार का। वैसे संदिग्ध ज्ञान, असंदिग्ध ज्ञान या अथा अवैध ज्ञान भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। हम सबको, आप सबको, देखो इसको एकदम अच्छे उदाहरण से रिलेट करता हूँ। हम सब जब पढ़ने बैठते हैं उसी से हम लोग क्या ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठते हैं? यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम लोग बैठते हैं। अगर हमको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ है, तो हमको याद होना चाहिए 1 नवंबर 2000 में हुआ है। ये क्या है? ये सही ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, यही है ना। असंदिग्ध ज्ञान है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक, तो जब उस ज्ञान को हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 2-4 जगह और ज्ञान आता है। जब हम एग्जाम में बैठते हैं 4 ऑप्शन दिखता है, तो 4 ऑप्शन दिखता है ना, तो उसमें से अनरियल ज्ञान भी रहता है। जो 3 रहते हैं, ये भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या, वैसा भी हो सकता है क्या। एक उदाहरण के तौर पर कोई कठिन क्वेश्चन लेंगे तो वैसे ही होता है हमको डाउट, तो वही डाउट जो होता है वही अप्रमा है। तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो ये डाउट क्यों होता है, ये अप्रमा कैसे होता है? तो पहला क्या होता है? स्मृति, संस्कार जन्य ज्ञान। स्मृति क्या होता है? संस्कार जन्य ज्ञान है, पहले जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं स्मृति, और भी पढ़ चुके हो आप लोग। विपर्यय और स्मृति, इसमें का जो 4 है ना, स्मृति, संशय, विपर्यय और तर्क, ये 4 प्रकार हैं अप्रमा के। स्मृति, संशय, विपर्यय और तर्क। इसमें विपर्यय और स्मृति, इसको आप लोग पहले पढ़े हो कहाँ? चित्त की वृत्तियां, याद आ रहा है? विपर्यय विकल्प पढ़े थे ना, वहां वहां पढ़े हैं उसको। ठीक है, तो देखो, स्मृति संस्कार जन्य ज्ञान है। पूर्व अनुभव, पुराना जो हमारा अनुभव है उसी अनुभव को क्या बोलते हैं? स्मृति बोलते हैं। पहले बताया था जो हमारी याददाश्त है पुराने से। इसमें क्या होता है? ज्ञान का विषय क्या होता है? अतीत ज्ञान। यानी हमेशा इसमें ज्ञात का विषय वर्तमान नहीं होता, अतीत होता है। जैसे कि हमने कहीं 5वीं 6वीं में कोई चीज पढ़ा होगा, यानी हमने 5वीं में पढ़ लिया था कि चलो इंडिया की राजधानी कोलकाता है, ऐसा कुछ कभी पढ़ा रहा होगा। लेकिन अब जब हम लोग पढ़ते हैं तो नई दिल्ली है हमारी, कलकत्ता की, हमारी भारत की राजधानी। तो वो जब वो ऑप्शन में आएगा कि दिल्ली, सॉरी, भारत की राजधानी क्या है, और उसमें दिल्ली और कोलकाता दोनों में जब डाउट होगा, तो दिल्ली आपका वास्तविक ज्ञान था जो अभी का था, लेकिन आपके संस्कार के कारण, आपके याददाश्त के कारण, यानी आपके पूर्व अतीत ज्ञान के कारण। अतीत ज्ञान क्या? 5वीं वाला ज्ञान क्या पढ़े थे उसमें? कोलकाता। तो क्या वो कोलकाता भी आते रहेगा दिमाग में कि क्या कोलकाता भी तो पढ़े थे, तो वो वाला जो ज्ञान आता है वो स्मृति। तो वो कैसा अप्रमा है, कैसा है? यानी अवैध ज्ञान है, संदिग्ध ज्ञान है, अवास्तविक ज्ञान है। कौन सा वाला? कोलकाता वाला है ना। वो किसके कारण पैदा हुआ? अतीत के कारण, है ना।
इसको क्या बोलते हैं? स्मृति। पहला प्रकार है अप्रमा का स्मृति। दूसरा है संशय। संशय मतलब होता है अनिश्चित, संदिग्ध। संशय मतलब क्या होता है? संशय किसी चीज पर डाउट, अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, उसी को हम लोग संशय बोलते हैं। और कैसा होता है? संदिग्ध, डाउटफुल होता है। जैसे कि आज पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, इसमें क्या है? संशय है। तो संशय मतलब अनिश्चित है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। संशय हमेशा ऐसी होता है। एक ही वस्तु के संदर्भ में मन में दो या अधिक विरोधी विकल्प उभरते हैं। एक ही वस्तु के संदर्भ में मन में दो या अधिक विरोधी विकल्प उभरते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? संशय। जैसे एक और संशय, आप लोग तो सब जानते हैं संशय, कि सर का वीडियो अब बनेगा कि नहीं बनेगा, ये क्या है? संशय है। तो दोनों चीजें उभरती होंगी ना, बन सकता है, बनाएंगे, या नहीं भी बन सकता है। तो ये दो चीजें, अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, इसीलिए इसमें क्या है, इसीलिए क्या है, इसको संशय बोला गया है। ठीक है। तीसरा वाला है अप्रमा, वो है विपर्यय। इसको आप लोग पहले भी जानते हैं। विपर्यय मतलब मिथ्या ज्ञान, सीधा डायरेक्टली। इसमें तो अनिश्चितता थी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन विपर्यय क्या है? मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या मतलब झूठ, गलत ही है, भ्रम है, पूरा टोटल आपके दिमाग का भ्रम है। जैसे जिसमें अभाव है, जिसका अभाव है उसे उससे युक्त समझना। जिसमें जिसका अभाव है उसे उससे युक्त समझना। जैसे मेरे सर पे मुकुट का अभाव है अभी, और आप लोग समझोगे कि सर का मुकुट अच्छा लग रहा है, तो ये तो बिल्कुल भ्रम है आपका कि नहीं है मुकुट, फिर भी आपको लग रहा है। क्लियर है ना? भ्रांति वाला ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, झूठ है। आप बोलोगे सर मुकुट पहन के पढ़ाते हैं ऑनलाइन, तो ये कैसा ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान है, भ्रम है, नहीं होता है ऐसा, है ना? तो जिसमें जिस चीज का अभाव है उसी का ज्ञान होना, वो क्या है? मिथ्या ज्ञान। जैसे रस्सी पे सर पकड़ के अचानक हम लोग जाते हैं, रात में उठते हैं, रस्सी दिखता है, उसको अचानक सांप समझ के डर जाते हैं, तो क्या वो रस्सी सांप था? क्या नहीं था। तो कैसा ज्ञान था? वो झूठ था, मिथ्या था, वो क्या था? हमारा केवल भ्रम, है ना? ऐसे बहुत बार होता है, हर चीज को लेकर मैक्सिमम टाइम ऐसा भ्रम होता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? विपर्यय बोलते हैं। फिर है तर्क, अंतिम। ये वाला चीज तो सब लोग लगाते हो आप लोग, तर्क। तर्क मतलब लॉजिक, है ना? चौथा, यानी प्रतिवादी के कथन को खंडित करके अपने पक्ष को परोक्ष रूप से साबित करने के लिए उसके समर्थन में काल्पनिक युक्ति को क्या बोलते हैं? तर्क बोलते हैं। क्या लिखा है? प्रतिवादी के कथन को खंडित करके अपने पक्ष को परोक्ष रूप से समर्थन के लिए वादी द्वारा प्रयुक्त काल्पनिक युक्ति को तर्क कहते हैं। तर्क क्या होता है? यानी कोई और दो लोग में अगर लड़ाई हो रहा है, किसी बात को लेकर बहस हो रहा है, तो अपने प्रतिवादी को खंडित करने के लिए हम अपने समर्थन में जो काल्पनिक युक्ति देते हैं, काल्पनिक तर्क देते हैं, उसी को तर्क बोलते हैं। काल्पनिक जो युक्ति होता है, जो चीज बताते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? तर्क बोलते हैं। जब हम लोग अभी जैसे एग्जाम भी तो नहीं आया है क्या, रिजल्ट प्री का जैसे रिजल्ट आता है, तो लोग कितने सारे अपना तर्क देते हैं जी। किसी ने ये लगा लिया, तो उसने अपने बारे में कितना तर्क देता है, अपने आंसर को सही कराने के लिए कितने सारे युक्ति देता है, यहाँ से वहां से, नेट से, ये बुक से, वो बुक से ला ला के दिखाता है, देखो यही सही उत्तर है, यही सही उत्तर है, यही सही उत्तर। वो क्या लगाते रहते हैं? अपने इसको खंड सामने वाले के उत्तर को खंडित करके अपने उत्तर को सही करने के लिए क्या करते रहते हैं वो लोग? काल्पनिक युक्ति डालते रहते हैं, उसमें दिखाते रहते हैं। उसी को बोलते हैं तर्क लगाना, उसी को बोलते हैं लॉजिक। कई लोग बोलते हैं तर्क हम तुमसे कोई नहीं जीत सकता, वही। तो ये तर्क। तो ये चार प्रकार के अप्रमा होते हैं। प्रमा और अप्रमा आपका खत्म हो गया। इतना ही है, इससे ज्यादा है नहीं, उससे ज्यादा जानने की भी कोशिश नहीं करना है। ठीक है। फिर है असत्कार्यवाद। इसके बारे में आप पूरा जानते हो। यह न्याय दर्शन का तत्वमीमांसी सिद्धांत है। तत्वमीमांसी वह सिद्धांत होता है जिसमें जीव, है ना, जीव, आत्मा, ईश्वर आदि की संरचना के बारे में चर्चा होता है, किससे बना है, किन मूल तत्वों से बना है, इन सब के बारे में चर्चा होता है। ये न्याय दर्शन का कारणता सिद्धांत भी है। कारणता सिद्धांत का ही हिस्सा है असत्कार्यवाद। कारणता सिद्धांत क्या होता है? जिसमें हर कार्य के पीछे क्या होता है? कारण होता है, ऐसा माना जाता है। यही कारणता सिद्धांत या कार्य कारण सिद्धांत बोलते हैं। तीन होता है, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद और प्रतीत समुतवाद पढ़े थे, है ना? तो असत्कार्यवाद में बताया था कि क्या, उसमें जब पढ़ा था सत्कार्यवाद तब बताया था कि असत्कार्यवाद कौन कौन मानता है, न्याय वैशेषिक लोग मानते हैं करके। तो ये न्याय दर्शन का कारणता सिद्धांत असत्कार्यवाद है। कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं होता। कार्य जो है अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं होता, ये एक नवीन सृष्टि है। सत्कार्यवाद में क्या होता था? कारण में पहले से उपस्थित रहता था, यही पढ़े हैं। केवल आविर्भाव होता था, छुपा रहता था, वो आगे आता था। इसमें ऐसा नहीं है, कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं रहता है, बिल्कुल क्लियर बोल दिया। असत्कार्यवाद, निमित्त कारण की क्रिया से कार्य की उत्पत्ति होती है। मैं बोला था दो कारण होता है, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण वो जिससे चीजें बढ़ रही है, निमित्त कारण वो जो बना रहा है। जैसे ये किससे बना? प्लास्टिक से, और मैंने बनाया मान लो, तो प्लास्टिक क्या है? उपादान कारण, और मैं क्या हूँ? निमित्त कारण। संसार बना, संसार चलो हो सकता है परमाणुओं से बना, तो परमाणु क्या है? उपादान कारण। ईश्वर क्या है? निमित्त कारण। घड़ा किससे बना? मिट्टी से, मिट्टी क्या है? उपादान कारण।
कुम्हार क्या है? निमित्त कारण। तो निमित्त कारण की क्रिया से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। इसका कहना ये है, ये ईश्वर को मानता है, इसलिए बोलेगा कि ईश्वर ही बनाएगा चीजों को। तो निमित्त कारण की क्रिया से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। कार्य पहले से कारण में विद्यमान नहीं रहता है। ये एक नवीन सृष्टि है। कैसा है? कार्य एक नवीन सृष्टि, नया चीज है, बिल्कुल नया है, कारण में पहले से नहीं था। एक निमित्त कारण की आवश्यकता पड़ेगी। उपादान कारण को लेके एक व्यक्ति जो है या कोई भी हो उसको बनाएगा। क्लियर है? सांख्य में क्या होता था? विकास होता था, धीरे धीरे चीजें बनी और विकासवाद पढ़े थे। और इसमें क्या है? सत्ता का आरंभ ही उसकी उत्पत्ति के साथ होता है। कोई भी चीज बना उसी के साथ ही उसकी सत्ता आरंभ हो रही है, इसलिए इसको आरंभवाद बोलते हैं। उसको विकासवाद बोलते हैं, इसको आरंभवाद या सृष्टिवाद बोलते हैं, है ना? उसमें ही पढ़े थे सृष्टिवाद, इसी को आरंभवाद या सृष्टिवाद भी बोलते हैं, असत कार्यवाद को, न्याय दर्शन। तो एक निमित्त कारण की क्रिया से ही क्या होगा? कार्य की उत्पत्ति होगी। एक निमित्त कारण की आवश्यकता पड़ेगी। किसी वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व जो अभाव होता है जी, उसे प्राग भाव कहते हैं। किसी वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व जो अभाव है, जैसे मिट्टी बना है, लेकिन मिट्टी को अभी हम लोग रखे हुए हैं, उसको घड़ा नहीं बने हैं, तो किसका अभाव है? अभी मिट्टी रखा है लेकिन घड़ा नहीं बना है, तो किसका अभाव है? घड़े का अभाव है। अभाव मतलब नहीं होना, है ना? तो घड़ा नहीं है तो घड़ा का अभाव है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राग भाव कहते हैं। किसी वस्तु के उत्पत्ति से पूर्व जो अभाव है उसी को क्या बोलते हैं? प्राग भाव बोलते हैं। मैंने प्लास्टिक तो लेके आ गया लेकिन मार्कर नहीं बनाया हूं, तो प्लास्टिक रखा है लेकिन अभी किसका अभाव है? मार्कर का अभाव है। क्लियर है? तो किसी वस्तु के उत्पत्ति से पूर्व, यानी मार्कर की उत्पत्ति से पूर्व जो इसका अभाव था उसको प्राग भाव बोलेंगे। क्लियर है? एक लाइन में। कार्य की उत्पत्ति से पूर्व उपादान कारण में कार्य का अस्तित्व नहीं रहता। इसी को फिर से बता रहे हैं, वही चीज बोल रहा है कि कार्य की उत्पत्ति से पूर्व उपादान कारण में कार्य का अस्तित्व नहीं रहता, मतलब कारण में कार्य नहीं रहता है। जिसका अभाव होता है उसे अभाव का प्रतियोगी कहते हैं। जैसे अब मिट्टी ला दिए और घड़ा नहीं बना है, तो किसका अभाव है? घड़े का अभाव है। अब उस घड़े को जो बन जाएगा, जो जिसका अभाव है, उसको क्या बोलेंगे? उस अभाव का प्रतियोगी कहते हैं, जिसका अभाव है। अब देखो एक बार फिर से समझा रहा हूं, इसी चीज को फिर से समझा रहा हूं। देखिए, किसी वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व, जैसे इसमें डायग्राम बना लेता हूं, आसान हो जाएगा। जैसे ये मिट्टी है, मिट्टी, तो अभी किसका अभाव है बोलेंगे? यहाँ पर मिट्टी तो है लेकिन अभाव किसका है? घड़े का अभाव है। घड़ा नहीं है तो घड़े का अभाव है, तो घड़ा क्या होगा? घड़े का अभाव है। तो जो अभाव है, अभाव, उसको क्या बोलते हैं? प्राग भाव बोलते हैं। घड़े को नहीं बोलेंगे। जो अभाव है, दोनों के बीच में जो अभाव है उसको क्या बोलेंगे? प्राग भाव। और जिस चीज का अभाव है उसको क्या बोलेंगे? प्रतियोगी। किसका अभाव है? अभी घड़े का अभाव है, प्रतियोगी। क्लियर? जिसका अभाव होता है उसे अभाव का क्या बोलते हैं? अभाव का क्या? प्रतियोगी। मतलब जैसे ही ये घड़ा बनेगा अभाव खत्म हो जाएगा, इसलिए प्रतियोगी बोल दिया गया है, कंपटीटर, है ना? तो कार्य की उत्पत्ति से पूर्व उपादान कार्य में कार्य का अस्तित्व नहीं रहता। जिसका अभाव होता है उसको अभाव का प्रतियोगी कहते हैं। इसलिए न्याय दर्शन में प्राग भाव के प्रतियोगी को कार्य कहते हैं। प्राग भाव के प्रतियोगी क्या हो जाएगा? कार्य। हम लोग क्या बोलते हैं? किसका अभाव है? कार्य का अभाव रहता है, और कार्य फिर नवीन सृष्टि के रूप में होता है। कारण में कार्य का अभाव रहता है, कुछ नहीं रहता है, कारण खाली पीली रहता है, उसमें कार्य रहता है क्या? नहीं रहता है, इसलिए कार्य का क्या रहता है? अभाव रहता है बोलते हैं। तो बाद में क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। तो कार्य जब हो जाएगा तो अभाव खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर प्राग भाव के प्रतियोगी को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्य बोलते हैं। क्योंकि किसकी अभाव है? कार्य का। यहाँ घड़े का अभाव था तो घड़ा प्रतियोगी था, यहाँ कार्य का अभाव है इसलिए कार्य प्रतियोगी है। ठीक है? जैसे कार्य होगा अभाव नष्ट हो जाएगा। कार्य एक क्या है? नवीन सृष्टि है, कोई पुराना चीज नहीं है, कारण में विद्यमान नहीं था, बिल्कुल नया नया कार्य हुआ। उसकी सत्ता का आरंभ उसकी उत्पत्ति के साथ ही होता है। कार्य के जो भी बन रहा है, जैसे मार्कर बना तो इसकी सत्ता इसकी उत्पत्ति के साथ ही हुआ है, उसके पहले वो कारण में विद्यमान नहीं था, इसलिए इसको आरंभवाद या सृष्टिवाद भी कहते हैं। तो ये हुआ आपका न्याय दर्शन का प्रमा, अप्रमा और असत कार्यवाद। इस वीडियो को 2 बार देखना, इस लाइन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 बार पढ़ेंगे, सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है? चलिए फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2-4 दिन में सारी चीजें खत्म हो जाएगी भारतीय दर्शन की। एक चीज और मैं आप लोग को बोलना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई से रिलेटेड जो समस्या आ रही है, मेंस के लिखने से संबंधित कोई समस्या आ रही है, बुक लिस्ट से संबंधित कोई समस्या आ रही है, या फिर जहां पर लगता है आपको कि लाइनिंग को लेके, मटेरियल को लेके या नोट्स को लेके, किसी चीज को लेकर जो समस्या आ रही होगी, नोट्स मांगने वाली समस्या नहीं बोल रहा, नोट्स बनाने में कि 4 लाइन कैसे बनाए, कहाँ से बनाए, ऐसी कोई समस्या और होगी, पढ़ने में समस्या और होगी, कॉन्फिडेंस का कमी हो रहा होगा, तो आप प्लीज प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और कमेंट बॉक्स में जब आप बताएंगे तो उसको पढ़ूंगा और उसको एक पन्ने में लेकर मैं फिर अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें उसके सारे उत्तरों के जवाब दूंगा। इसलिए आप केवल उसमें आप सवाल कर लीजिए, तो मैं उसके हिसाब से एक छोटा वीडियो तैयार करूंगा जिससे आप लोग को हेल्प हो जाएगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।